नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित राय। जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट में कमी कर एक बड़ा तोहफा दिया है। 50 बेसिस पॉइंट की कमी की है, यानी कि रेपो रेट अब 5.5% पे होगा। तो इससे लोगों को एक उम्मीद जगी है कि खासतौर से जो होम लोन और कार लोन वाले हैं, कि उनकी ईएमआई पर बोझ जो है वो कम होगा। जो ईएमआई वो अदा कर रहे हैं, उसमें थोड़ी-सी कटौती आएगी। तो इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मनीष कुमार। मनीष जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि आरबीआई ने एक तरीके से हैट्रिक लगा दी है। इस बार 50 बेसिस पॉइंट की कमी की है और 5.5% पर रेपो रेट होगा। तो एक तो पहले कि रेपो रेट में जो कमी की गई है, उसका क्या मतलब है? और ये 3 दफ़ा मतलब 25, 25 और 50 जो कटौती की गई है, वो मतलब किस आधार पर की गई है? मतलब भारत की अर्थव्यवस्था क्या वास्तव में अब काफ़ी मजबूत हो चली है और ग्राहकों को कुछ फ़ायदा मिले, उस नज़रिए से इसमें फैसला लिया गया है। तो सबसे पहली मतलब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए ललित जी, आपको याद होगा कि 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच में फरवरी में जब युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद जब इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी के प्राइसेस काफी तेज बढ़ गए थे। इवन खाद्य सामग्रियों के भी दाम में काफी तेज इजाफा देखने को मिला था। आपको ये भी ध्यान होगा कि अब 2022 में जो खुदरा महंगाई दर था वो करीब 8% के आसपास जा पहुंचा था। उसके बाद कोरोना के दौर में जो हमने इंटरेस्ट रेट के साइकिल में जो बहुत बड़ा बदलाव देखा था, बहुत कमी आ गई थी इंटरेस्ट रेट। वो बढ़ना शुरू हुआ अब मई 2022 से। और ऐसा था कि उस समय रेपो रेट केवल 4% ही हुआ करता था। तब हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हुआ करते थे। तो महंगाई पे नियंत्रण लगाने के लिए आरबीआई के पास सबसे बड़ा टूल जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में वो ब्याज दर है, उसका वो इस्तेमाल करती है। अ, और उसी के हमने देखा कि अगले 1 साल के भीतर 4% से बढ़ाकर रेपो रेट को 6.5% तक लगा। उसके बाद मई में रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई, आपको बता दूं। फिर जून में, मई में तो एमपीसी की बैठक भी नहीं थी। आरबीआई ने अचानक अपनी ओर से ऐलान किया एक दिन कि हम आज रेपो रेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन जून के एमपीसी बैठक में बढ़ाया गया, अगस्त में बढ़ाया गया, अक्टूबर में बढ़ाया गया, दिसंबर में बढ़ाया गया, फिर फरवरी में बढ़ाया गया। यानी केवल आप देखें तो 8 और 2 10 महीने में के भीतर 2.5% कर्ज महंगा हो चुका था। तो फरवरी 2023 तक में 6.5% रेपो रेट गया। उसके बाद आरबीआई ने वहां पे रोक लगा दी। उसके बाद जो है रेपो रेट में इजाफा नहीं किया गया। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि महंगाई दर जो है, जो आरबीआई का जो अनुमान था उसको नीचे लाने का, कुछ हद तक वो नीचे आया था। लेकिन खाद्य महंगाई आरबीआई को लगातार परेशान कर रहा था, जिसके चलते वो ब्याज दर में कटौती नहीं कर रहे थे। आपको याद होगा कि 24 में शक्तिकांत दास का कार्यकाल खत्म हुआ और तब भी उनपे सरकार का भी दबाव था कि वो रेपो रेट में कटौती करे, जिससे कि कर्ज सस्ता हो, बैंकों से ज्यादा कर्ज लोग ले सके। क्योंकि कॉर्पोरेट जगत लगातार ये शिकायत कर रहा था और लोगों के मन में भी ये भावना थी कि कर्ज बहुत महंगा हो चुका है। तो शक्तिकांत दास की जब विदाई हुई आरबीआई से, और जो तब के रेवेन्यू सेक्रेटरी थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, संजय मल्होत्रा, महीना है। हालांकि आरबीआई ने सबसे बड़ा चौकाया क्या ललित जी, कि फरवरी में और अप्रैल में 1/4% की कटौती की गई थी, 25 बेसिस पॉइंट की। लेकिन इस बार जो है करीब आधे फीसदी की कटौती की गई। किसी अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी कटौती रेपो रेट में की जाएगी। केवल एक एसबीआई, जो देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, उसके अर्थशास्त्रियों का अनुमान था। उन्होंने अपने रिसर्च नोट में भी कहा कि इस बार संभावना यह है कि आज की मनीष, जो अ, मनीष, सबसे अहम सवाल ये है कि इसको सामान्य तरीके से जनता अब ये जानना चाह रही है, खासतौर से होम लोन लेने वाले, कार लोन लेने वाले, कि उनको क्या मतलब फायदा होगा। और यदि आप उदाहरण के तौर पर बताएं कि जैसे कोई मान लीजिए कि 50 लाख रुपए का लोन लिया है और वो बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट रेट उसका मान लीजिए कि 9% हो गया,
तो अब जो है उसको ईएमआई जो भी दे रहा है तो उसमें कितना उसको फायदा मिल सकेगा। और इसी के साथ एक दूसरा सवाल है कि बैंकों को ये देखा गया है कि आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में कमी जो है हुई थी पहले भी, लेकिन बैंक जो है वो पास ऑन करने में मतलब आनाकानी भी करते रहे हैं। और लोगों की शिकायत रही है कि बैंक जो है क्या करते हैं कि रेपो रेट बढ़ता है तो वो तो ईएमआई जो है उसका बोझ बढ़ जाता है, और जब उसमें कमी आती है तो फिर वो घटाते नहीं है। मतलब बैंकों से मिन्नत करो तब जा करके, और कोई बैंक तो मना सीधे सीधे मना कर देता है कि नहीं, इस तरह की कोई चीज उनके पास मतलब नहीं आया है। तो दोनों सवालों का आप जवाब दीजिए देखिए एक एक करके। एक तो क्या है ललित जी की जाहिर तौर पर 1% 2025 में ब्याज दरें में कटौती आरबीआई की ओर से की जा चुकी है। तो जो रेपो रेट लिंक्ड रेट होम मान लीजिए कि कोई कर्ज लिया हुआ है, रेपो रेट आज अगर 5.5% हो गया, उस पे आधारित जो भी होम लोन होगा, क्योंकि होम लोन ही रेपो रेट आधारित होता है, बाकी कार लोन आपको पता है फिक्स रेट पे होता है, एजुकेशन फिक्स रेट पे होता है। लेकिन इसके बाद जो बैंक अपनी जब समीक्षा करेंगे अपने बोर्ड में ब्याज दरों की कटौती को लेकर, तो वो उन कर्ज पे को भी सस्ता करेंगे। लेकिन जो रेपो रेट आधारित होम लोन है, वो अचानक आपको अगले महीने से यानी जुलाई महीने से 1 जुलाई से वो आधे फीसदी ब्याज दरों में उसमें कटौती हो जाएगी। लेकिन बाकी जो कर्ज हैं उनको देखना होगा कि बैंक किस तरीके से कटौती कर रहे हैं। आपने ये बात सही कहा कि बैंक अपने तरफ से ब्याज दरों में कटौती नहीं करते हैं। इसको लेकर आरबीआई के पास भी शिकायत लोगों की गई। आरबीआई ने भी इस बात का संज्ञान लिया। आरबीआई की ओर से भी कहा गया कि बैंक जो है वो सही ढंग से ट्रांसमिशन जो आरबीआई की तरफ से किया जा रहा रेट कटौती का, वो कंज्यूमर को अल्टीमेटली पास ऑन नहीं कर रहे हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह भी है, जो बैंकों का अपना तर्क है। बैंकों का तर्क है कि हमने बहुत ऊंचे रेट पे डिपॉजिट लिया हुआ है। आपको पता है कि बैंक जब डिपॉजिट लेते हैं तो और बैंकों के लिए डिपॉजिट मोबिलाइज करना हाल के समय में काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि लोग अपने निवेश को म्यूचुअल फंड में डाइवर्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में डाइवर्ट कर रहे हैं। बैंकों के पास डिपॉजिट्स कम आ रहा, इसलिए डिपॉजिट्स को लेने के लिए वो बहुत ही आकर्षक रेट पे, ज्यादा रेट पे वो डिपॉजिट्स ले रहे हैं। तो बैंकों के लिए अचानक डिपॉजिट रेट, जब तक वो डिपॉजिट पे अगर इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएंगे, उनके लिए कर्ज सस्ता करना थोड़ा मुश्किल है। ब्याज दरों में जो है मनीष यानी कि हाँ, मनीष आपको आवाज आ रही है मेरी? मनीष आपको आवाज आ रही है? लेकिन हमें देखना होगा ललित जी कि निजी बैंक किस तरीके से ब्याज दरों में कटौती कर दे, तो मनीष मतलब दो पे तरह की दबाव बात बनाएगी होगी कि कि अल्टीमेट मतलब मनीष दो तरह की बात होगी कि बैंकों के सामने उनकी अपनी चुनौती ये है कि वो डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, लिहाजा वो आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में जब कमी आती है तो उसका फायदा ईएमआई चुकाने वालों को नहीं मिल पाता है। और खासतौर से होम लोन चूंकि रेपो रेट लिंक्ड होता है तो खासतौर से केवल होम लोन जो जिन्होंने लिया है उनकी ईएमआई पर असर पड़ सकता है, चाहे कम चाहे ज्यादा। कार लोन वालों को कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जैसे अगर मान लीजिए कि किसी ने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया हुआ है, तो अभी मौजूदा में जब रेपो रेट 5.5% का हो गया है, तो उसको कितनी ईएमआई जो है आज की डेट में चुकानी मतलब पड़ सकती है? सपोज करिए कि देखिए वो, हाँ मनीष। नहीं, आप अपना सवाल पूरा करें। मनीष मैं यही कह रहा था कि जैसे 50 लाख रुपए का अगर मान लीजिए कि होम लोन किसी ने 8% या 8.5% के रेट पे लिया हो, और वो बढ़ते बढ़ते 9% के आसपास चला गया, अब चूंकि रेपो रेट 5.5% हो गया है, तो उसको कितना फायदा मिलेगा ईएमआई में इस देखिए कटौती से? निश्चित तौर पर आप देखिए आज जो आधे फीसदी की कटौती की गई है, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50 लाख का लोन लिया हुआ है और फिलहाल अगर वो अगर 8.5% के करीब अगर अगर उसका के हिसाब से अगर वो भुगतान कर रहा है, तो ब्याज दरें घट के वो 8% पे आ जाएगी। जो मैं रेपो रेट आधारित होम लोन की बात कर रहा हूँ,
निश्चित तौर पर उसको हर महीने 2,000 के करीब ललित जी उसको बचत होगी। अगर साल के टर्म्स में 2 से 2,500 की उसको बचत होगी, और अगर साल के टर्म्स में देखें तो आप 2,500 के हिसाब से अगर 12 जोड़ते हैं आप, तो साल में 30,000 की बचत होगी। लेकिन आप इसको इतने शॉर्ट में मत देखें। आप देखिए कि इस साल जो है 1% कटौती की गई है। अगर 1% कटौती ब्याज दरों में की गई है, तो आप मान के चलिए कि अगर 50 लाख तक का अगर किसी ने होम लोन लिया हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसको हर महीने जो बचत होगी वो कम से कम मेरे ख्याल से वो 75,000 से 80,000 करीब उसके साल में उसकी बचत होगी, उससे कम उसको नहीं होगी। साथ ही साथ उसका फायदा क्या होगा कि जो टेन्योर है, जो ईएमआई जो वो भुगतान कर रहा है, मान लीजिए कि किसी का अगर टेन्योर अगर 150 महीने का है, तो आप मान के चलिए कि 1% की कटौती के बाद वो कम से कम 146, 150 से घट के 146 पे आ जाएगा। डबल फायदा है। मनीष यानी आप मनीष 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 जी, यहाँ पे बड़ा बहुत अच्छा सवाल है ये। बहुत सामान्य तौर पे ग्राहक जो होम लोन जो पे करते हैं ईएमआई, उनके मन में के अंदर ये सवाल होता है। जैसे फर्ज करिए कि मान लीजिए कि 50 लाख रुपए का होम लोन लिया और वो 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया, 20 साल उसका टेन्योर है। महीनों में देखा जाए तो आपका जो है करीब करीब 240 महीने का। तो बिल्कुल मतलब इसमें ये है कि सपोज करिए कि 8.5% के रेट पर वो ईएमआई अदा कर रहा है, फर्ज करिए कि 28,000 या 29,000 रुपए। अब जो 5.5% की जो रेपो रेट हो गई, तो इसको कैसे बताइए कि जैसे अगर मान लीजिए कि वो अपनी ईएमआई को कम कराना चाहे तो उसमें क्या फायदा होगा, और अगर टेन्योर उसका जो 20 साल का जो टेन्योर है, क्या ईएमआई का रेट और टेन्योर दोनों में फायदा होता है कि केवल आप एक फायदा ले सकते हैं? या तो ईएमआई में फायदा लीजिए या तो टेन्योर में फायदा लीजिए। देखिए, इसमें एक बात तो मैं आप स्पष्ट कर दूं आपको, जो भी रेपो रेट आधारित लिंक जो होम लोन होगा, बैंकों को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को वो पास ऑन करना ही होगा। वो मैंडेटरी है, वो तो रेगुलेशन है आरबीआई का, उसको पालन करना होगा। मान लीजिए कि 8.5% पे अगर आपका ब्याज दर अगर होम लोन का चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली अगले महीने की 1 तारीख से वो 8% पे आ जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा कि आपके ब्याज दर तो कटौती होगी ही, साथ ही साथ कम से कम एक ईएमआई या 2 ईएमआई हो सकता है कि आपकी उसमें कटौती हो जाएगी। आपके पास मान लीजिए कि आप अगर ब्याज दर अगर अभी फिलहाल जितने भी बैंक हैं, आपको उदाहरण के लिए बता दूं, वो जो नए ग्राहक को जो होम लोन दे रहे हैं, वो 8.5% से 8% के बीच पे दे रहे हैं। कई ग्राहक ऐसे भी होंगे ललित जी, जो कि उनका ब्याज दर 9%, 9.5% पे चल रहा होगा। अगर वो चाहे, उनके पास विकल्प है कि वो अपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक में जाएं, वो कहें कि आप मुझे जो नया आपका जो रेपो रेट आधारित जो लिंक्ड होम लोन है, वो मैं वो लेना चाहता हूं। बैंक आपसे एक नॉमिनल चार्ज लेंगे, हो सकता है वो आपको 2,500-3,000 रुपए या 5,000 तक जो है वो एक आपसे नॉमिनल चार्ज लेंगे, और वो आपको वो उसका फायदा पहुंचाएंगे। तो आपका ब्याज दर अगर मान लीजिए 9.5% है, तो अचानक वो घट के 8%, 8.25% के बीच में आ जाएगा। आपके साथ ही साथ जो आपका पेमेंट जो तरीका रहा है, आप उसको कितना डिसिप्लिन उसमें रहे हैं, साथ ही साथ आपका जो आपको मैं बताऊं कि ये सब सारा बैंक काउंट करती है कि किस तरीके से फाइनेंशियल आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है पेमेंट के। तो निश्चित तौर पर आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बैंक आपको फायदा देंगे। मैं अपनी उदाहरण आपको बताऊं, मैं खुद अपना उदाहरण, मैं भी होम लोन लिया हुआ है मैंने। जब भी ब्याज दर में कटौती होती है, और बैंक जो नए होम लोन ग्राहकों को जो रेट ऑफर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप पुराने होम लोन ग्राहक है तो आपको जाहिर तौर पर थोड़ा सा ज्यादा आपको ब्याज दर होगा। बैंक नए ग्राहकों को लुभाने के लिए बहुत ही आकर्षक रेट पे होम लोन देते हैं, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। मैंने भी उठाया है इसका। और उसमें क्या होता है, चाहे तो आप कुछ ईएमआई की अमाउंट बढ़ा दीजिए, तो आपका अचानक जो मंथली ईएमआई है उसके अवधि में कमी आ जाएगी, और साथ ही साथ जो है आपको सस्ते ब्याज दर का फायदा भी मिलेगा। तो ये ग्राहकों के पास विकल्प होता है। बहुत लोग इसको लेकर अवेयरनेस की थोड़ी कमी होती है, लोगों को ये जानकारी कम है। लेकिन आप अपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बात करें, अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्याज दर बहुत ज्यादा है, आरबीआई लगातार ब्याज दर में कटौती कर रहा है, आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा, तो आप अपने बैंक के पास, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाएं, उनसे संपर्क करें, और वो आपको उसका फायदा देंगे। नॉमिनल थोड़ा सा आपको चार्ज देना होगा, तो आपको सस्ते ब्याज दर का जरूर फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, केवल उनको नहीं मिलेगा जो फिक्स रेट पे जिन्होंने होम लोन ले रखा है। लेकिन अगर फ्लोटिंग रेट पे अगर होम लोन है,
तो निश्चित उनको लाभ मिलेगा। मतलब मनीष कुलराजा करके है कि बैंक जो है ऑटो कमी नहीं करते हैं, आपको बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। जो रेपो रेट आधारित जो होम लोन है वो ऑटोमेटिकली 1 तारीख से कम हो जाएगा। अभी भी अगर सिनेरियो देख लीजिए, फरवरी में भी कटौती हुई है, अप्रैल में भी कटौती हुई है, तो जितने भी ग्राहक हैं जिनका रेपो रेट आधारित होम लोन रहा होगा उनका 1/4% दोनों बार उनका घटा होगा। तो एक का लाभ आपको 1 मार्च से मिला है, एक का लाभ आपको 1 मई से मिला है, और इस बार भी 1 जुलाई से आपको मिल जाएगा लाभ। अच्छा मनीष, इसमें जो आप कह रहे हैं कि रेपो रेट लिंक्ड होम लोन जो है, तो क्या नॉन रेपो रेट लिंक भी होम लोन होता है क्या? मतलब दर्शकों को मतलब जानकारी के लिए। देखिए, जो ये रेपो रेट आधारित जो होम लोन है, आरबीआई ने रेपो रेट आधारित जो रेपो रेट आपका 5.5% है, लेकिन आपको बैंक 5.5% पे कोई बैंक आपको लोन नहीं देता है। बैंक अपने तरफ से 2.5% का स्प्रेड आउट रखते हैं, मतलब उनका जो अपना खर्चा है, अपना रिस्क जो वो कवर कर रहे हैं, सबको जोड़ जाड़ के वो 2.5% उसमें एडिशनल वो जोड़ देते हैं। तो 5.5 और 2.5 आपका 8% पे आ गया। वो आपको 8% बैंक, अगर आप बहुत अच्छे फाइनेंशियली आप बहुत डिसिप्लिन रहे हैं, आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है, तो आप जो है वो हो सकता है कि आपको 7.75 पे भी दे दे। आपकी अगर फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड आपकी बहुत अच्छी नहीं रही है तो हो सकता है वो आपसे 8.5% भी चार्ज कर सकते हैं। तो और आपकी इनकम, आपके सारा कुछ देखकर वो बैंक ब्याज दर तय करते हैं। और लेकिन ये मान के चलिए कि 5.5% अगर रेपो रेट है तो 2.5% उसमें बैंक अपना मार्जिन लेकर चलते हैं। उसके बाद 8% पे वो आपको रेपो रेट आधारित पे होम लोन दे देंगे। लेकिन जो रेपो रेट आधारित नहीं है वो फिक्स रेट पे होगा। फिक्स रेट ऑब्वियस है वो थोड़ा ज्यादा होता है फ्लोटिंग रेट से कम 2% का उसमें फर्क पड़ जाता है, आप मान के चलिए। और बहुत लोग ग्राहक ऐसा होते हैं, वो सोचते हैं कि रेपो रेट आधारित लिंक अगर हम होम लोन लेंगे, मान लीजिए ब्याज दर बहुत ऊपर चला गया और तो उस समय हम क्या करेंगे, तो लोग अपने सुरक्षा को देखते हुए फिक्स रेट पे तरफ चले जाते हैं। लेकिन वो जो मौजूदा दौर है ललित जी, जो हमने 6-7 साल 8 साल में देखा है, ब्याज दरें जरूर 2013-14 के आसपास बहुत ज्यादा चली गई थी, तब 10% तक ब्याज दर हुआ करता था। लेकिन उसके बाद ऐसा दौर देखने को नहीं मिला कि ब्याज दर बहुत ज्यादा उसके बाद ऊपर गया हो। कोरोना में आपको याद होगा रेपो रेट जब 4% पे आ गया था तो कई बैंक ऐसे थे जो 6.5% पे होम लोन दे रहे थे, गोल्ड लोन तक 7.5% पर दे रहे थे। लेकिन इस समय जब 6.5% जब रेपो रेट हो गया तो वो बैंक 9%, 9.5% पे होम लोन दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रेपो रेट घटता जाएगा, ब्याज दरें में कमी होती जाएगी। अभी तो केवल अगर आप 22 से और 25 को कैलकुलेट करें तो 2.5% रेपो रेट बढ़ाया गया, अभी केवल 1% घटा है, यानी 1.5% अभी भी ज्यादा है। अगर महंगाई का जो दर का जो आंकड़ा है, एक बात जो मैं आपको बता दूं, ये जो कटौती हुई है ललित जी, ये इसलिए कटौती हुई है कि आरबीआई ने खुदरा महंगाई दर का अपना जो टॉलरेंस बैंड है, जो बर्दाश्त की जो सीमा है, उसको 4% रखा हुआ है। लगातार 3 महीने से खुदरा महंगाई दर आपको 3.25%, 3.5% के बीच में रहा है। पिछले महीने 3.16% पे था। जबकि खरीफ फसल, बारिश देश में बहुत अच्छी हो रही है, रबी फसल की बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, कच्चा तेल $60-65 प्रति बैरल के बीच में कारोबार कर रहा, और खाद्यान्न की कीमतों में, सब्जियों की कीमतों में कटौती हुई है। तो ये मान के चलिए कि यहाँ से केवल यहीं पे कटौती सीमित नहीं होगी, यहाँ से 1-2 कटौती और संभव है जो आरबीआई की तरफ से हमें देखने को मिल सकता है। अगर इंटरनेशनल फैक्टर सारे सपोर्ट करे तो जो ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला है केवल यहीं पर जाकर नहीं थमेगा, थोड़ी बहुत आपको और भी राहत मिल सकती है। तो महंगाई दर में कमी का सबसे बड़ा योगदान है कि हम ब्याज दरों को कटौती देख रहे हैं। अच्छा मनीष, इसमें एक सवाल और है कि जैसे इकोनॉमी के तौर पे ये तो हो गया कि इंडिविजुअल बेसिस पे कि जो होम लोन लेने वाले हैं उनकी ईएमआई पर फायदा होगा तो उनके लिए राहत की बात है। और खास तौर से इसको अर्थव्यवस्था के अगर टर्म्स में देखें तो उसके लिए रेपो रेट में कमी से अर्थव्यवस्था एज ए होल उसको किस तरीके से फायदा मतलब होते हुए आप देख रहे हैं? तो आपको याद होगा ललित जी की जब शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर थे तो कई कॉर्पोरेट्स कह रहे थे इस बात को लेकर, चैम्बर्स के जरिए चाहे इंडिविजुअली लोग बात कर रहे थे कि ब्याज दरें भारत में बहुत ज्यादा है।
और इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल दूसरे देशों से बोरोइंग करना, जो बड़ी कंपनियां हैं, आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से भी जाके बोरो पैसा करती हैं, तो दूसरे बैंकों से, बैंक ऑफ जापान से, इधर उधर से वो बोरो करती हैं, जहां उनको सस्ते दर पे कर्ज मिल जाता है। भारत में कर्ज लेना बहुत महंगा था, तो कॉर्पोरेट जगत जो एमएसएमई सेक्टर है, उनकी डिमांड थी कि भाई कर्ज को सस्ता करिए, हमारे लिए बोरो करना बहुत महंगा हो गया है। लेकिन शक्तिकांत दास के दौर में खाद्यान्न महंगाई बहुत ज्यादा था, आपको पता है कि खाद्यान्न महंगाई इधर 10% के ऊपर भी चला गया था। उनके एकदम। लिए लक्ष्य था कि किस तरीके से खाद्य महंगाई को नीचे लाया जाए, वो अब नीचे आ रहा है। यही कारण है कि अब ब्याज दरों में कटौती हो रही है। तो अर्थव्यवस्था को, जहां तक आपने सवाल किया कि अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा, जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है उनके लिए कर्ज सस्ता होगा। बैंक जो है वो सभी को ये लाभ देंगे। इवन एजुकेशन लोन जो लेने जा रहे हैं, नई गाड़ी जो कोई अगर खरीदना चाह रहा है, उनके लिए भी कर्ज सस्ता होगा। ओवरऑल इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। और इसको देखिए किस तरीके से फैक्टर सपोर्ट कर रहा। आपको पता है फरवरी में टैक्स कट हुआ था, तो वित्त मंत्री ने कहा कि इस टैक्स कट के कारण 1 लाख करोड़ रुपए जो है टैक्स पेयर्स के जेब में जाएंगे। उस 1 लाख करोड़ को वो बाजार में खर्च करेंगे, इससे कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो एफएमसीजी कंपनी से लेके ऑटोमोबाइल कंपनियां, उन सबको फायदा होगा, इस पूरे सेक्टर को फायदा होगा, इसका फायदा इकोनॉमी को होगा। तो इसी तरीके से अगर ब्याज दर में भी कमी हुई, और जब हम बात कर रहे हैं कि 50 लाख तक का जो जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है, अगर वो साल में अगर 40-50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, 1 लाख, क्योंकि अब तो देखिए बड़े बजट के घर ज्यादा बिक रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा अगर साल में फायदा हो, अगर वो 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए बचा ले जाते हैं ईएमआई के मद में, तो ऑब्वियस है कि वो खर्च करेंगे, उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। तो उसका ओवरऑल फायदा जो है वो हमारे अर्थव्यवस्था को होगा, डिमांड कंजम्पशन बढ़ाने में मदद मिलेगी। और इसके जरिए कंपनियों को तो लाभ होगा ही, साथ साथ सरकार को भी फायदा होगा, उसका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो डबल इसका फायदा मिलेगा। और इकोनॉमी में जब, क्योंकि हम 2-3 साल से इसी बात को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले हम रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में कंजम्पशन में कमी थी, शहरी इलाकों में अभी भी कंजम्पशन ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि लोगों की आय नहीं बढ़ रही है। लेकिन इस तरीके से अगर ईएमआई सस्ती होती है, टैक्स कट होता है, तो उसके जरिए लोग कुछ पैसा बचा पाएंगे। तो ऑब्वियस है कि वो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, एफएमसीजी हो गया, चाहे ऑटोमोबाइल कंपनियां हो गई, उसको फायदा होगा सबसे ज्यादा इस कटौती का। तो ये देखा जा रहा है कि निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। और इसी के चलते आरबीआई गवर्नर ने भी अपने स्पीच में कहा है कि इसको कंजम्पशन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो मान के चलिए कि इसका जरूर अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। अच्छा मनीष, इसमें एक बहुत ही सामान्य तरीके से एक मन के अंदर सवाल आया कि जैसे सपोज करिए कि मार्केट में पैसा, मनी सप्लाई बढ़ गया, और उसके बाद जो मनी सप्लाई बढ़ गई, मतलब रेपो रेट में कमी आई, तो बैंक जो है लोन देने को ज्यादा, मतलब उनको फ्रीडम मिल गया, वो लोन ज्यादा देंगे, और मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई। और उसके बाद क्या है कि जो कमोडिटी की जो सप्लाई है वो कम है, तो नेचुरल सी बात है कि महंगाई बढ़ जाएगी जो है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो मनी सप्लाई जो होती है, मनी सप्लाई जब कंसंट्रेट कुछ हाथों में हो जाती है, जैसे रेपो रेट में कमी हुई, बैंक जो है वो लोन इजिली दे सकते हैं, बट उसका फायदा क्या होता है कि कुछ लोगों को होता है और कुछ लोग फायदा उठाते हैं, उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए आरबीआई भी फोर्स हो जाता है कि रेपो रेट को बढ़ाने के लिए। तो थोड़ा एकदम सामान्य तरीके से कि एक सामान्य आदमी भी इस बात को समझ सके कि कैसे, मतलब रेपो रेट जब घटता है तो महंगाई जो है, रेपो रेट का महंगाई से क्या सीधा सीधा वास्ता है, इसको मतलब एक सामान्य उदाहरण के जरिए आप अगर बता सके तो। आज ललित जी, आज आरबीआई ने 2 फैसले लिए हैं। केवल रेपो रेट में कटौती नहीं हुई है, आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंकों को जो अपने कुल डिपॉजिट का एक बड़ा पोर्शन जो है वो आरबीआई के पास रखना होता है, अमाउंट, कैश रिजर्व रेशियो, वो 4% हुआ करता था, उसको घटा के आरबीआई ने आज 3% कर दिया। वो सितंबर महीने से 4 चरणों में 1/4%, 1/4% करके वो लागू होगा। बैंकों के एक, पास ज्यादा कैश हो जाएगा बैंकों के अब। पास ज्यादा कैश हो जाएगा। बैंकों के पास जब ज्यादा कैश हो जाएगा, तो बैंक ज्यादा जो कर्ज जो है वो बांट सकेंगे। क्योंकि आप अगर पिछले 1 साल में अगर देखें, 1 साल से बैंक के पास सबसे बड़ा संकट ये रहा है कि उनके पास लिक्विडिटी नहीं रही है। लिक्विडिटी कई बार ऐसा हुआ है कि आरबीआई को और जब लिक्विडिटी कम होती है, तो आपको बैंकों के सामने बड़ा संकट रहा है। आरबीआई की तरफ से फिर उनको कर्ज लेना पड़ा है। आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाया भी है बैंकों में,
लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं रहा है ये लिक्विडिटी जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए। और उस साथ ही साथ आपको बता दें कि कई बार ऐसा भी महीना हमने देखा है जिसमें एडवांस टैक्स जमा करना हो, और साथ ही साथ मार्च के महीने में, स्पेशली मार्च के महीने में हमने देखा कि लिक्विडिटी की शॉर्टफॉल हो गई थी। पिछले साल दिसंबर में भी लिक्विडिटी की शॉर्टफॉल हो गई थी। एडवांस टैक्स जो 15 तारीख को हर क्वार्टरली जो जमा करते हैं, तो आरबीआई ने जो आज सीआरआर में जो कटौती की है, बैंकों के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त इस केवल 1% के कटौती से बैंकों के पास आ जाएगा पैसा। जब बैंकों के पास पैसा आ जाएगा तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो चाहे इंडिविजुअली हो, उनको वो ज्यादा कर्ज बांट सकेंगे। उनके पास कर्ज बांटने के पास इतना एल्बो हो जाएगा, इतना फ्रीडम होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर्ज दे सकेंगे, एग्री लेंडिंग ज्यादा कर सकेंगे, कॉर्पोरेट लेंडिंग ज्यादा कर सकेंगे, एमएसएमई को ज्यादा लेंडिंग कर सकेंगे। अन्यथा अभी क्या हो रहा था कि बैंकों के पास पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं था कि वो कर्ज उस तरीके से बांट सके। तो ये एक बड़ा मनी सप्लाई जो है मार्केट में वो बढ़ेगी। आपने कहा मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या महंगाई बढ़ेगी? देखिए, हमेशा से मनी सप्लाई बढ़ती है तो उसका फायदा थोड़ा सा तो महंगाई उस बढ़ाने में वो कारगर होता है। लेकिन इसका ये देखिए कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, आपको याद होगा कि यूपीए का जो एरा था, यूपीए के एरा में इन्फ्लेशन भी था और तब कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा था। लोगों की फिर साथ साथ इनकम भी बढ़ रही थी। 2000 अगर दो वाजपेयी की सरकार अगर एनडीए में देखें, एनडीए की सरकार चाहे यूपीए की सरकार, उस समय लोगों की इनकम जिस पोर्शन में बढ़ रही, महंगाई भी ज्यादा थी, तो लोगों को उस महंगाई को उतना चुभ नहीं रहा था। आज के तारीख में क्या है कि महंगाई भी ज्यादा है, लोगों की उस प्रोपोर्शन में इनकम नहीं बढ़ रही है, तो लोगों को महंगाई ज्यादा परेशान कर रहा। तो ये एक बड़ी दिक्कत थी। लेकिन अभी इनकम ना भी बढ़े, कम से कम ईएमआई का बोझ अगर किसी व्यक्ति पे घट जाता है, अगर टैक्स आउटगो अगर घट जाता है, तो जाहिर तौर पर उसका स्पेंडिंग पावर जो है उसका बढ़ेगा। वो पैसे अपने बच्चों की फीस देने से लेकर कुछ और अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अगर खरीदना है, मोबाइल हैंडसेट खरीदना है, चाहे एलसीडी एलईडी कुछ खरीदना है, रेफ्रिजरेटर चाहे गाड़ी खरीदना है, तो वो स्पेंड कर सकेगा। जब वो स्पेंड करेगा तो ऑब्वियस है कि कंजम्पशन बढ़ेगा इकोनॉमी में, उसका ओवरऑल फायदा होगा। तो मनी सप्लाई से थोड़ा सा तो महंगाई पे जरूर आपसे सहमत हूँ कि इसका महंगाई पे असर पड़ेगा। लेकिन आरबीआई ने जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को अपने यूज किए हुए, अभी टॉलरेंस बैंड जो उसका 4% तय किया हुआ है, उससे समझिए कि अप्रैल के महीने में 3.16% है। आरबीआई की कोशिश है और इस साल का जो लक्ष्य है आरबीआई का, अनुमान है आरबीआई का, वो 3.70% है। यानी अगर यहाँ से अगर महंगाई कुछ बढ़ भी जाती है तो आरबीआई ब्याज दर में कोई टिंकरिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसके टॉलरेंस बैंड से काफी नीचे है। वो तब होगा जब महंगाई दर 7%, 8%, डबल डिजिट में आपका फूड इन्फ्लेशन चले जाए, या क्रूड ऑयल की प्राइस। आप देखिए क्रूड ऑयल का प्राइसेस, हम 80% आयात करते हैं क्रूड ऑयल, अब वो 60 से $65 प्रति बैरल के आसपास है। राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा कंज्यूम करने वाला देश है और सबसे बड़ा वर्ल्ड में परचेजर भी है, उनका कहना है कि हम $60 प्रति बैरल से ज्यादा क्रूड देखना नहीं चाहते हैं। अगर इस जगह पे बना रहता है तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, तो उसका भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा, उससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा। और आरबीआई की भी नजर इसी बात पे है कि अगर क्रूड के प्राइसेस कम रहे, कमोडिटी के प्राइसेस कम रहे, तो खाद्य में और ट्रांसपोर्टेशन और अगर इसमें अगर मैं एक बात जोड़ दूं ललित जी, सरकार केवल अगर डीजल की कीमतें जिस तरीके से क्रूड की प्राइसेस ने घटी है, अगर सरकार अगर पेट्रोल डीजल के केवल दाम थोड़ी बहुत अगर राहत दे दे आम कंज्यूमर को, इसका आप देखेंगे डबल वहमी इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सस्ता हो जाएगा, लोगों को और ज्यादा बचत होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार उसको पास ऑन नहीं कर रही है कंज्यूमर को, जबकि क्रूड प्राइस $60-65 प्रति बैरल के आसपास, और सस्ता भी करती है तो वो अपने खुद लाभ ले जाती है एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर, तो कंज्यूमर को अल्टीमेटली लाभ नहीं मिल रहा। अगर सरकार कर दे तो चौतरफा फायदा होगा। आरबीआई को जो करना है वो आरबीआई ने कर दिया। आरबीआई में संजय मल्होत्रा जब वहां नियुक्त हुए तो उनसे जो उम्मीदें थी उस उम्मीद पे वो खड़े उतरे हैं। लेकिन अब सरकार को करना है, देखना होगा सरकार क्या करती है। लेकिन निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा टॉनिक मिला है इस तरीके से। यानी कि मनीष, अर्थव्यवस्था वैसे अपने आप में ही काफी जटिल है और सामान्य इंसान के लिए समझ पाना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट,
कैश रिजर्व रेशियो, ये सारे बहुत जटिल विषय हैं। लेकिन वो ये देखता है कि उसको खास तौर से होम लोन की जो ईएमआई अदा कर रहा है, उसको लगता है कि उसके ईएमआई में कम से कम 400-500 रुपए, 1000 की कमी हो गई, तो उसको बड़ी राहत नजर आती है, और है भी, क्योंकि वो उस पैसे को कहीं और खर्च कर सकता है। इन सबके बीच आरबीआई ने जो रेपो रेट में कमी की है, उसका असर बैंक कब आम लोगों को, आम ग्राहकों को कब देंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन इसे माना जा रहा है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को समग्र तौर पर इसका फायदा मिलेगा, और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित तौर पे क्या होता है कि जितनी भी इकाइयां हैं उनको बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिलता है, और उसका फायदा देश को ही होता है। तो मनीष, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। और इसके साथ ही साथ आप हमारी खबरों को desh.thefederal.com पर आप पढ़ भी सकते हैं, जहां पर आपको तथ्यात्मक खबरें पढ़ने को मिलती हैं। और एक नई चर्चा पर चर्चा के साथ हम फिर आपके सामने पेश होंगे। और आपका अगर कोई सुझाव है तो निश्चित तौर पे आप अपने सुझाव को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उस पर आपको जवाब भी दें और उसके हिसाब से अपने प्रोग्राम को भी डिजाइन कर सकें। तो मनीष, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद ललित जी।